हेलो स्टूडेंट, आकाश इंटर कॉलेज हुसैनगंज फतेहपुर बायोलॉजी क्लासेस बाय विनीत सर। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के द्वारा नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीटोफाइट के विकास या फिर यह कह सकते हैं कि पराग कणों के अंकुरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है। तो नर युग्मकोद्भिद बेसिकली अंकुरित परागकण ही होता है। अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमीटोफाइट कहा जाता है। अब सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये नर युग्मकोद्भिद बनेगा किससे। तो स्टूडेंट, नर युग्मकोद्भिद परागकण या लघु बीजाणु से बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि परागकण या लघु बीजाणु जो होता है वह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माना गया है। अब हमें यह देखना है कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो इसके विकास को हम दो चरणों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण क्रिया होने के पहले ही पराग कोश के अंदर पराग कणों का विकास होना परागण पूर्व परिवर्धन कहलाता है। और सेकंड है परागण पश्च परिवर्धन। इसका मतलब है कि परागण क्रिया के बाद जब पराग कोश से पराग कण बाहर निकल जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसके पश्चात जो विकास होता है पराग कणों का उसे परागण पश्च परिवर्धन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे नर युग्मकोद्भिद के विकास के अंदर दो बार समसूत्री या माइटोटिक विभाजन होता है। और इस परिवर्धन के अंदर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो परिवर्धन है वो पराग कण का परिवर्धन स्वस्थान्य या इन सीटू परिवर्धन होता है। अब ये स्वस्थान्य परिवर्धन का क्या मतलब है। तो ये है कि पराग कोश के अंदर रहते हुए ही पराग कण का परिवर्धन या विकास चालू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पहले चित्र को देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक पराग कण या लघु बीजाणु है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं ए पोलन ग्रेन, यानी एक पराग कण या लघु बीजाणु। इसे हम अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, क्योंकि इसी से आगे चलकर एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बनेगा और ये परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है और इसका विकास पराग कोश के अंदर ही शुरू हो जाता है। प्रारंभ में क्या होता है कि परागकण का जो केंद्रक है, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो केंद्रक है ये बीच में उपस्थित है और यह केंद्रक कैसा है, अगुणित है, यानी हैप्लॉइड है। और इस केंद्रक के चारों तरफ अगर हम चित्र में देखें तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म उपस्थित है। जैसे देख सकते हैं इसमें, ये इसके केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य उपस्थित है और इस कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत से पोषक पदार्थ जैसे स्टार्च है, वसा है, ये सब पाए जाते हैं। और परागकण के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। जैसे ये चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं जो मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बना देती हैं। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक बड़ी सी रिक्तिका बन गई है। बड़ी रिक्तिका बन जाने के कारण जो केंद्रक मध्य में उपस्थित था इस चित्र में, तो यहाँ पर देखें तो ये परिधि के ऊपर आ चुका है। अब परागकण का जो केंद्रक होता है वह पहला समसूत्री विभाजन करेगा। समसूत्री विभाजन क्या होता है कि इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, एक छोटा केंद्र समसूत्री विभाजन के बाद क्या होगा कि जो केंद्रक होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी दो केंद्रकों में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो इसके पश्चात इस चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर दो केंद्रक बने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक छोटा केंद्रक है जिसे जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक कहते हैं, जो परिधि की ओर व्यवस्थित होता है। और एक बड़ा केंद्रक होता है जो मध्य में स्थित होता है और इसे नली केंद्रक या कायिक केंद्रक या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। अब केंद्रक विभाजन के पश्चात, जैसे पहला केंद्रक विभाजन हुआ तो इसके पश्चात क्या होगा,
ये जो माइटोटिक डिवीजन है तो इसके पश्चात में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा। तो उस पर हम देखेंगे कि कोशिका द्रव्य विभाजन का मतलब क्या होगा, कि भित्ति का निर्माण होगा इसके द्वारा। लेकिन जो कोशिका द्रव्य विभाजन है ये समान रूप से ना होकर कैसा होता है, असमान विभाजन होगा। और असमान विभाजन के कारण यह दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करेगा, जिसमें एक छोटी जनन कोशिका, अगर यहाँ पर हम चित्र में देखें तो ये एक छोटी सी जनन कोशिका दिखाई दे रही है, और एक बड़ी सी कायिक कोशिका या नली कोशिका। ये जो पूरा है इसे क्या कहेंगे, कायिक कोशिका। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जनन कोशिका के चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसे कैलोस परत कहते हैं। और यह कैलोस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो आगे चलकर जनन कोशिका को परागकण की भित्ति से अलग करने में सहायता करता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोशिका होगी परागकण की, तो इसमें दो कोशिकी होते हैं। जैसे दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया इसमें, जैसे यहाँ पर देखें तो एक कायिक कोशिका हो गई है और दूसरी जनन कोशिका हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लगभग 60% जो पादप होते हैं आवृतबीजी पादप, उनमें दो कोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से स्फुटन के द्वारा बाहर निकल आते हैं। और इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट यानी विकास होता है परागकणों का, वह परागण क्रिया के पश्चात मादा पुष्प यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। अब अगर स्टूडेंट बात की जाए कि ये परागण क्या है, तो परागण का मतलब है कि पराग कोश से पराग कणों का बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना, इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो इसमें जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसमें दो प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे, एक परागण पूर्व परिवर्धन और एक परागण पश्च परिवर्धन। तो अभी तक का जो परिवर्धन यानी डेवलपमेंट था वो परागण पूर्व परिवर्धन था, क्योंकि परागण क्रिया से पहले का था। अब इसके आगे का जो होता है उसे हम परागण पश्च परिवर्तन कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। परिवर्धन का मतलब यहाँ विकास या डेवलपमेंट से है। इसके पश्चात क्या होता है कि परागण क्रिया के बाद परागकण का परिवर्धन परागण पश्च परिवर्धन कहलाता है। अब जैसे ही परागण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचता है तो आगे का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अब क्या होता है कि जो जनन कोशिका होती है उसके चारों ओर जो कैलोस परत स्थित होती है वो डिजॉल्व हो जाती है यानी घुल जाती है, और जनन कोशिका तर्कुकार हो जाती है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे ये जनन कोशिका दिखाई गई है जो तर्कु के आकार के रूप में स्थित है, और जनन कोशिका परागकण की भित्ति से अलग हो जाती है। जो कैलोस परत डिजॉल्व होती है तो वो क्या करती है, जैसे यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके पश्चात ये क्या होती है, परागकण की भित्ति से अलग हो जाती है। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे जो जनन कोशिका है वो परागकण भित्ति से अलग हो गई है, और कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरने लगती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये कायिक कोशिका है और इसी में कायिक केंद्रक या नली केंद्रक स्थित है, और इसी में अब ये जो जनरेटिव सेल यानी जनन कोशिका है ये उसी के ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है। इसके पश्चात क्या होता है कि जो परागकण जो परागकण जो होता है उसमें जो बाह्य चोल स्थित होता है, बाह्य चोल जैसे ये बाहर की जो लेयर है परागकण की उसे क्या कहते हैं, बाह्य चोल या एक्जाइन। तो ये बाह्य चोल और एक्जाइन क्या करता है, वर्तिकाग्र की सतह से नमी का अवशोषण कर लेता है, और जो परागकण की अंतः चोल होती है यानी इंटाइन लेयर होती है वह जनन छिद्रों या जर्म पोर के द्वारा, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसमें ये यहाँ पर क्या दिखाया गया, जनन छिद्र या जर्म पोर है, और ये जो बाहरी लेयर है ये एक्जाइन है यानी बाह्य चोल, और ये जो भीतरी लेयर है वो इंटाइन है। तो इस समय क्या होता है कि जैसे ही वर्तिकाग्र की सतह से बाह्य चोल नमी का अवशोषण कर लेता है, और परागकण की जो अंतःचोल यानी इंटाइन होती है वो जनन छिद्रों या जर्म पोर के द्वारा पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अब इसके पश्चात क्या होता है, जैसे इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पराग नलिका बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहाँ से निकल रही है, जो जनन छिद्र यानी जर्मपोर हैं, और कौन सी लेयर निकल रही है, जो अंतःचोल यानी इंटाइन है, वो पराग नलिका के रूप में बाहर आ रही है। अब क्या होगा कि पराग नलिका में सबसे पहले कायिक कोशिका का जो केंद्रक होता है या जिसे नली केंद्रक कहते हैं वो आ जाता है, और उसके पीछे पीछे कोशिका द्रव्य भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम इस चित्र में देखें तो यहाँ पर ये जो इंटाइन लेयर है यानी अंतःचोल है, ये पराग नलिका के रूप में बाहर निकल रही है। और इसमें सबसे पहले बाहर की ओर टिप के ऊपर क्या आ रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस यानी नली केंद्रक बाहर आ रहा है, और इसी के पीछे पीछे जो कोशिका द्रव्य होता है तो वो भी नली केंद्रक के पीछे पीछे इस पराग नलिका में आ जाता है, और उसके पीछे पीछे जनन कोशिका भी आ जाती है। लेकिन जनन कोशिका जो होती है वो पराग नली में प्रवेश करने से पहले ही समसूत्री विभाजन द्वारा फिर से डिवाइड होती है, जिसके द्वारा दो अचल नर युग्मक बनते हैं। जैसे इस चित्र में देख सकते हैं ये नर युग्मक हैं, मेल गैमेट्स। तो ये यहाँ पे 1 और ये 2। तो जैसे ही नली केंद्रक पराग नलिका में आता है और कोशिका द्रव्य पराग नलिका में आता है, तो जनन केंद्रक या जो जनन कोशिका होती है वो पराग नलिका में आने से पहले ही समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों में डिवाइड हो जाती है। अगर इसके बाद के चित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस पर ये जो चित्र देख रहे हैं तो ये कौन सा चित्र है, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद इसे कह सकते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से इसका विकास हो चुका है, तो इसे हम परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। अगर इसमें हम देखें तो ये यहाँ पर एक जाइन लेयर है और इसके अंदर ये इंटाइन है, और जो पराग नलिका के रूप में बाहर निकली हुई है। अब इसके अंदर देखें अगर हम तो यहाँ पर टिप में सबसे बाहर की ओर पराग नलिका में नली केंद्रक है यानी ट्यूब न्यूक्लियस है, और दो नर युग्मक दिखाई दे रहे हैं जिन्हें मेल गैमेट्स भी कहा जाता है, और ये क्या है, पराग नलिका है। तो इस प्रकार से ये जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है इसमें दो अचल नर युग्मक यहाँ पे हैं और एक नली केंद्रक है, यानी ये 1 2 नर युग्मक और एक नली केंद्रक। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये 3 कोशिकीय अवस्था इसे कह सकते हैं, और इस प्रकार से एक परागकण से अंकुरित परागकण का विकास होता है।